में हेलो दोस्तों, क्या आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है? लेकिन क्या आप सोच रहे हैं कि कौन सा स्टॉक आपके लिए सही है, कौन सा स्टॉक सही नहीं है? क्या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी असली वैल्यू जान सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में और एक ऐसे टूल्स के बारे में जो आपको स्मार्ट बना सकता है, जो आपको राजा बना सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ऐसा ओवरव्यू दिया जाएगा विद एग्जांपल, जिससे आप कभी भूलोगे नहीं। और दोस्तों, आप किसी भी कंपनी को देखकर, उसके टूल्स देखकर आप बिल्कुल चुटकियों में आप उस कंपनी के बारे में बता सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि फंडामेंटल एनालिसिस करना ही क्यों है? ये बिल्कुल बेसिक बात है कि मुझे मतलब ही क्या है इस बात का, जब मुझे पता है कि वो इतने का मिल रहा है तो भैया मैं खरीद लेता हूं, तो मैं उतना रेट लगा देता हूं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सब्जी मंडी जाइए और 1 किलो आलू लेके आइए, अब मैं आलू की बात इसलिए बोल रहा हूं कि भैया आलू है कॉमन सब्जी, हर घर में उपयोग की जाती है, किसी न किसी रूप में ली जाती है। अब मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस का पहले ओवरव्यू कराता हूं विद एग्जांपल के साथ, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि आखिर फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो भैया, आप आलू लेने के लिए सब्जी मंडी गए और आपने सब्जी मंडी में दुकानदार से पूछा कि भैया कितने रुपए किलो आलू है? तो सामने वाले ने बोला भैया 1 रुपए किलो आलू है। तो आपने बोला भैया पैक कर दो। अब उसने पैक करके आपको दे दिया और आप सीधे आलू लेकर अपने घर आ गए। पर आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि भैया वो सामने वाला 1 रुपए किलो आलू बेच क्यों रहा है, आखिर उसके पीछे रीजन क्या है। बस यहीं से सारा खेल शुरू हो चुका है। कृपया करके ध्यान दें। तो मेरे भाई, 1 रुपए किलो आलू आखिर मिल क्यों रहा है? यह बात आपके दिमाग में तनिक से भी नहीं आई, ना जरा सी दिमाग में क्लिक भी नहीं किया कि भाई वो आखिर 1 रुपए किलो आलू बेच क्यों रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा भाई कि आप फंडामेंटल एनालिसिस के वाले व्यक्ति नहीं है। क्या नहीं है? तो आप फंडामेंटल एनालिसिस वाले व्यक्ति नहीं है और ना ही आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बना है। चलो मेरे भाई, कोई नहीं, अपन दूसरी तरफ देखते हैं कि भैया मैं तो आलू खरीदने के लिए सब्जी मंडी गया और सामने वाले ने मुझे 100 रुपए किलो में आलू दिए। कितने में दिए? 100 रुपए किलो में आलू दिए। 1 किलो मतलब 100 रुपए का। अब भैया तब भी मैंने क्या करा, चुपचाप से 100 रुपए दिए और 1 किलो आलू लेके मैं अपने घर वापस आ गया। तो मेरे भाई, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि जब आप मंडी गए तब आपने 1 रुपए किलो आलू खरीदा, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब आपने 100 रुपए किलो आलू खरीदे तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मेरे भाई फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए 1% भी नहीं है। क्यों नहीं है? आपको उसकी 1% भी जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर यस करिए। अच्छा, और ये कोई अनोखी बात नहीं है। अक्सर हम सभी लोग मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो ऐसी घटनाओं से सामना हो जाता है। आपने अमीर लोग को देखा होगा, जब भी आप किसी ठेले पे या फल फ्रूट ले रहे होंगे या सामान ले रहे होंगे, तो कोई भी अमीर आदमी आता है और या आया होगा, तो आपने क्या करा होगा कि भाई उसको कार से उतरते देखा और वो आया बढ़िया बाकायदा खड़ा हुआ और उसने सामान मांगा। क्या बोला वो ये फल वाले से कि भाई 1 किलो एप्पल कर दे, 1 किलो ऑरेंज कर दे, 1 किलो स्ट्रॉबेरी कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सारी चीजें कर दे। ठीक, उसने जो भी सामान लिया, उसने एक बार भी किसी भी फल का भाव नहीं पूछा। क्या नहीं पूछा? किसी भी फल का भाव नहीं पूछा, उसने सामान ले लिया। हम लोग थे कि हम लोग जब भी जाया करते थे कि भैया, वो उससे पूछा कि भैया एप्पल कितने का है, तो उसने बोला ये 100 रुपए किलो है, 110 ऐसे कुछ चलता है, तो उसने बोला कि भाई 100 रुपए किलो है। अब 100 रुपए के किलो की हमारी जहमत नहीं हो रही है कि भाई कि हम 100 रुपए दे दे उसे। हमने उससे बोला कि भाई देखो यार 80 रुपए लगा लो। क्या है? देखो यार 80 रुपए लगा लो। भैया सोचने वाली बात ही हो जाती थी हमारे लिए कि भैया वो भाव ही नहीं पूछ रहा है। और एक हम थे जो जब भी हम उसके ठेले पे जाया करते थे और सामान लेने के लिए, तो भैया हम उससे भाव पूछते थे और जैसे ही वो भाव बता रहा होता तब हमारा शुरू होता था नेगोशिएशन। और दोस्तों, मजे वाली बात यह है कि जब भी हम लोग जाया करते थे बचपन में सब्जी लेने गए या फल फ्रूट लेने गए, तो हम एक मतलब ये भी हम बोलते थे कि भाई 100 रुपए की चीज है, एक काम कर भाई 80 रुपए किलो लगा ले, हम तभी लेंगे जब तू 80 रुपए का देगा। और 80 रुपए में क्यों? क्योंकि हम भाई 3-4 दोस्त आए। कितने आए? 1 2 3 4 या 3 दोस्त आए, हम सभी लेंगे। कितना बोलता, कितना लोगे भाई? बोलेंगे 1-1 किलो लेंगे भाई, सभी लोग। लगा ले यार, 70 लगा ले, 80 लगा ले। तो भैया वो भाई साहब क्या करते थे, 70-80 फिर मान जाया करते थे। ठीक है, लेकिन एक हम अमीर आदमी को देख रहे हैं, वो तो भैया कोई भाव ही नहीं पूछ रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी एक बार भी दिमाग में उनकी ये भी नहीं आ रहा कि भाई एक बार मैं इन सबका हिसाब ही लगा लूं, जरा जोड़ के देख लूं कितने रुपए का हो रहा है। बिल्कुल नहीं। और एक हम थे जो मन ही मन में गुनगुनाते हुए, हाँ भाई ये टक 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 दिमाग चला, इतने रुपए हो गए, है ना। लेकिन एक अमीर आदमी जो है वो सामान ले रहा है और जितना भाव
लेने के बाद जितना भाव सामने वाले ने बता दिया कि भैया वो 2000 के फल है, 3000 के फल है, उसने जरा भी नहीं सोचा कि भाई एक बार मैं जोड़ के देख लूं। तो भाई अगर वो जोड़ लेता तो उसको क्या फील होता कि यार लोग क्या सोचेंगे, इतने लोग खड़े हैं मेरे पहचान के, लोग क्या सोचेंगे, इतना बड़ा आदमी है, कार से उतर के आया है और ये भाई जोड़ रहा है पैसे। उसके मन में ये आया होगा शायद कि भाई मैं इतना अमीर आदमी हूं, पैसा बहुत है, क्या उससे वो बहस करना है। तो भाई उसने अगर 2000 रुपये बोला है तो उसने चुपचाप से 2000 रुपये निकाला और चुपचाप से उसको 2000 रुपये दे भी दिया। तो एक हम थे भाई कि जो नेगोशिएशन कर रहे हैं, भाई 80 में लगा लो यार, पड़ जाएगा। भाई हम वहां पे वार्निंग कर रहे हैं और भाई वो तो 1 किलो ये दो, 1 किलो ये दो, 1 किलो ये दो, 1 किलो ये दे दो, टक 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 करके इतना सारा सामान लेके और रख ले रहे, मतलब सामान लेके रख ले रहे। और वो एक बार भी उसने भाव नहीं किया दुकानदार से। और दुकानदार के भाव तो छोड़ो, उसने क्या करा, जो भी दुकानदार ने उस जिस भाव से उसको सामान दिया है कि भाई तुम्हारे 2000 रुपये हो गए, 3000 रुपये हो गए, तो उसने जेब से निकाल के उस दुकानदार को दे दिया। एक बार भी उसने भाव नहीं पूछा। उस अमीर व्यक्ति ने एक बार के लिए भी इतना नहीं सोचा कि भाई एक बार पैसे जोड़ लिया जाए। और सही बताऊं तो भाई ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है। ना जाने आप में से कितने लोग होंगे या आपके ग्रुप में से कितने लोग होंगे, जरा उन सभी को याद कर लीजिए। मतलब कि उस फल वाले ने जितने भी पैसे मांगे 2 या 3000 रुपए, एक बार भी उसने कम करने के लिए नहीं बोला, एक बार भी उसने ये तक जोड़ने की कोशिश नहीं की और उसने टक से पैसे निकाल के उसके हाथ में दे दिए। तो दोस्तों शायद उस अमीर आदमी को लगता होगा कि भाई अगर मैंने पैसे मांग लिए तो लोग क्या कहेंगे, लोग कंजूस समझेंगे। अगर मैंने पैसे जोड़ लिए तो लोग कहेंगे यार इतना बड़ा आदमी कार से उतर के आ रहा है, कितना कंजूस है यार, कितना मक्खी चूस है जो मतलब पैसे जोड़ रहा है। शायद उसके दिमाग में ये चल रहा हो। तो बात को समझिए कि यहीं से 2 थॉट प्रोसेस निकल कर आ गई है। अब कई तो सोच रहे होंगे भाई हम भी ऐसे ही हैं, तो भाई समझिए कि फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त आप फंडामेंटल व्यक्ति ही नहीं हो। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो चलिए फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं कि भैया हम जब छोटे थे तो क्या होता था, जब भी हमारे कोई पड़ोसी आंटी वगैरह होती थी या कोई चाचा चाची होते थे, है ना, या कोई दीदी भैया होते थे, तो वो क्या करते थे, सामान के लिए हमें भेज देते थे मार्केट कि बेटा वो जरा फल ले आना या जरा ये सामान ले आना। तो आपके अंकल ने बोला कि बेटा जाके फल ले आना जाके। अब आपने क्या करा, भैया 2000 रुपए के फल ले आए। अब आपने फल लेके तो आ गए, फल लेके आ गए। अब आपने अंकल से बोला अंकल लीजिए आपके फल। तो अंकल ने पूछा बेटा कितने रुपए हुए हैं। अब आपने पैसे की मना कर दी कि अंकल कोई बात नहीं, कोई पैसे इतने ज़्यादा नहीं हुए, वो रहने दीजिए। तो अंकल नहीं बेटा पैसे तो लेना पड़ेगा। नहीं अंकल बताओ कितने हुए। तो अंकल आपने मना कर दिया कि भैया अंकल इतने ज़्यादा के नहीं हुए। तो अंकल ने क्या करा, तुरंत एकदम से आइडिया लगाया और दिमाग को दौड़ाया कि उन्हें देखा टक 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 कितने फल हैं। तो उन्हें क्या करा कि ये फलों को देखकर उसकी वैल्यू निकाल ली और उन्होंने क्या करा, आपको मतलब 5000 रुपये निकाल के दे दिए हाथ में। अब आप बोल रहे हो अंकल नहीं इतने पैसे जरूरत नहीं है अंकल, इतने नहीं हुए। अरे बेटा, अंकल बोलते बेटा रख ले यार। तुम आप बोलते हो भैया अंकल जी इतने पैसे जरूरत नहीं है, मतलब इतने के ज़्यादा फल भी नहीं आए। अरे बेटा रख ले यार, रख ले बेटा, बहुत पैसे वाले अपन, पैसा बहुत है अपने पास, तेरे अंकल के पास बहुत पैसा बेटा, बहुत है अकाउंट में, रख ले चॉकलेट खा लेना। तो भैया क्या हुआ, अंकल ने 2000 मतलब 2000 के आपने फल लेके आए और अंकल ने आपकी जेब में डाल दिए 5000 रुपये। और आप कह रहे हैं कि अंकल इतने की जरूरत नहीं थी। अंकल बोलते क्या ही फर्क पड़ता है बेटा, तू भतीजा है मेरा, जा। तो दोस्तों समझना कि जो लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें माल इधर से उधर टिकाना है, क्या करना है, माल आगे से आगे टिकाना है, तो ये लोग बने हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। इन्हें तो बस ट्रेंड पढ़ना चाहिए, ना कि किसी वस्तु की वैल्यू देखनी चाहिए। अब सर आखिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये वही लोग हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। तो भैया ऐसे लोग जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है वो क्या करें, टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करें, ट्रेंड पर ध्यान दें। क्योंकि अंकल ने आपको फल के लिए कितने रुपए दिए थे, आपने लाए थे अंकल के लिए 2000 रुपए के फल, तो अंकल ने आपको 3000 रुपए दिए थे, या फिर अंकल ने आपको 1500 रुपए दिए थे। तो मतलब आपको ट्रेंड देखना चाहिए कि भाई अंकल ने मुझे क्या करा था, मैंने 2000 रुपए फल लेके आए थे, अंकल ने मुझे 1000 रुपए पकड़ाए, कितने पकड़ाए मुझे, 1000 रुपए पकड़ाए। तो भैया इस बार सख्ती रखनी है मुझे, इस बार मुझे कम से कम 1500 रुपए के फल लेके जाना है, जिससे अंकल मुझे 2000 रुपए देंगे तो अब भी मेरे को प्रॉफिट गेन होगा, मतलब मुझे प्रॉफिट में रहूंगा। या अंकल ने मुझे 3000 रुपए के फल बुलवाए, मतलब अंकल अगर मुझे 3000 रुपए देंगे तो 2500 तक के मैं फल ले सकता हूं, तब भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। इन्हें ट्रेंड देखना चाहिए कि भैया अंकल ने पिछली बार मुझे भेजा था फल लेने के लिए और अंकल ने मुझे कितने दिए थे, 3000 रुपए दिए थे और लाया फल में था 2000 रुपए के, ठीक है, मतलब 1000 प्रॉफिट में था।
और अंकल ने यही फल मुझे, अगर मैंने 2000 के फल लाया तो और अंकल मुझे पकड़ाते कितने, 1500 रुपए, अंकल मुझे 1500 पकड़ाते तो मेरे क्या रहता, लॉस में रहता। तो मुझे ट्रेंड देखना है कि भैया अंकल ने मुझे अगर 1500 रुपए दिए तो कितने रुपए दिए थे, 1500 रुपए दिए थे ना। तो इस बार मुझे सख्ती रखनी है कि भैया मुझे इस बार 1000 रुपए के फल लेने हैं। अगर मुझे अंकल जी ने 1500 रुपए पकड़ाए थे तो कम से कम 1000 रुपए के फल लेके जाऊंगा तो 500 रुपए प्रॉफिट में रहूंगा। या अंकल ने मुझे 3000 रुपए दिए थे तो मुझे कम से कम मैं 2500 रुपए के फल खरीद सकता हूं। यानी कि आपने जब पिछली बार की कीमत देखी, मतलब कि आप ट्रेंड देख रहे हो। तो मेरे भाई, जब भी आप ट्रेंड देखकर शॉपिंग करते हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस वाले व्यक्ति हैं। क्या आपको पता है, जब भी आप अपने दुकानदार से बार्गेनिंग करते हैं तो क्या आपको लगता है कि उसको पता नहीं है कि लक्ष्मी जी स्वयं आई है बार्गेनिंग करने के लिए? वो ऑलरेडी आपको इतने भाव लगा कर देगा कि भैया आप उसका प्रॉफिट तो छीन ही नहीं सकते हो। बस आपको ये नहीं पता होता है कि भैया वो दुकानदार है ना। आप सोचते हो बार्गेनिंग करने के बाद मैं प्रॉफिट में रहूंगा, जबकि बार्गेनिंग करने के बाद भी आपके वो प्रॉफिट में रहता है। वो आपको कहीं ना कहीं ठग लेगा। कहां ठग लेगा? भाव करते टाइम ठग लेगा, किलो में ठग लेगा, या तोलते टाइम आपको ठग लेगा। और बार्गेनिंग करने के बाद भी वो व्यक्ति प्रॉफिट में जाता है और बस वो वहीं पे खेला कर देता है। और उसको पता है कि ये व्यक्ति बार्गेनिंग करने आया है और मुझे इसकी बार्गेनिंग से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह कि आपने जिस तरीके से खरीदारी की, तो भैया उस सेलर ने भी क्या करा, आपके व्यवहार को एनालिसिस कर लिया। आपको आपके व्यवहार के अनुसार उसने उसी तरह से पैसे लगाकर आपको चीज दी और उसमें उसने प्रॉफिट कमाया। तो भैया सेलर भी टेक्निकल एनालिसिस वाला व्यक्ति था। अगर आपको सेलर की गणित आने लगे कि भैया ये बेच क्या रहा है और इसमें ऐसा क्या है 100 रुपए में जो बेच रहा है, बस ये गणित आपको अगर समझ में आने लगी तो भैया आप असली धंधे वाले हो। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो जो बात मैंने आपके सामने रखी है तो आप उसमें सोचिए कि आप कौन से वाले हैं। दोस्तों, आज आप मार्केट में हर जगह ई रिक्शा देख रहे होंगे। दोस्तों, ई रिक्शा ने ऑटोमेटिकली बहुत ही बढ़िया दाम में, मतलब बहुत ही कम दाम में एक बढ़िया रोजगार लोगों को दे दिया है। जो ई रिक्शा खरीद रहा है वो अपनी जेब में बिना बर्डन डाले एक माइक्रो फाइनेंस से फाइनेंस करा लेता है और एक ई रिक्शा खरीद कर ले आता है। और जब ई रिक्शा खरीद कर लाता है तो बढ़िया वो अपना खर्च निकाल कर और अपना वो घर चला रहा होता है। तो इससे हो क्या रहा है कि आपको देश में हर कोने में, हर जगह आपको ई रिक्शा देखने को मिल रहा है। जहां भी देखो ई रिक्शा, ई रिक्शा, ई रिक्शा, हर जगह ई रिक्शा देखने को मिल रहा है। तो सोचो, जिसने ई रिक्शा बनाया होगा तो भाई उसकी भी तो सेल बढ़ गई होगी। अब ई रिक्शा वाली कंपनी कहां खड़ी है भाई? स्टॉक में खड़ी है। तो भाई स्टॉक के दाम भी तो बढ़ गए होंगे। क्या आपने कभी देखा है कि भाई उसके ई रिक्शा के स्टॉक जाके मैं देखूं, चेक करूं कि भाई उसके दाम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? तो बस मेरे भाई, यही फंडामेंटल एनालिसिस कहलाती है। जब आपके दिमाग में ये सब चलने लगे कि भाई किसी चीज को देख के मार्केट में कि भाई इतनी ज्यादा चल क्यों रही है, और जब चल रही है तो भाई इसके फायदे क्या हो रहे हैं लोगों को, और जब फायदे लोगों को हो रहे हैं तो कहां से क्या कहानी घट रही है। तो बस ये सब सोच सोच के आप, और स्टॉक में इसका क्या असर पड़ रहा है, जब आप ये सोचने लगे तो भाई आप एक फंडामेंटल एनालिसिस वाले व्यक्ति बन गए। उम्मीद है कि आप एक वर्ड से एनालॉजी कर पाए और रिलेट कर पाए कि आप फंडामेंटल एनालिसिस से क्या समझते हैं। इसको और आसान करते हैं कि भैया आप एक टी शर्ट लेने गए किसी शॉप पर। जब आप टी शर्ट लेने गए शॉप पर तो अलग अलग प्राइस के टी शर्ट रखी होगी। अब आपने हाथ में उठाया, टी शर्ट देखी, चेक किया, पहन के देखा। तो आपने जब टी शर्ट देखी तो आपको किसी में क्वालिटी अच्छी दिख रही होगी, किसी में क्वालिटी कम दिख रही होगी, किसी में ज्यादा अच्छी दिख रही होगी, किसी में ज्यादा कम दिख रही होगी। तो हुआ क्या? तो सब पैसों का अंतर है। उसके प्राइस भी अलग अलग होंगे। जब किसी की क्वालिटी अच्छी है तो उसके प्राइस भी अच्छे होंगे, थोड़ी कम क्वालिटी तो उसके प्राइस उतने होंगे। लेकिन हो क्या रहा है, जब आपने किसी चीज को उठाया और आपने उसको टी शर्ट पहना आपने, ठीक है, आपको जो पैसा उसने सामने वाले ने बताया और उसकी क्वालिटी के हिसाब से पैसे के दाम भी दोनों आप कंपेयर कर रहे हैं कि भाई इस टी शर्ट की वैल्यू, यानी कि मैंने जो टी शर्ट पहना है, अगर मैंने दुकान पे इसको पहन के देखा तो भाई मुझे इस टी शर्ट की वैल्यू, मतलब टी शर्ट मेरे को अच्छी लगी, मतलब जो मेरे को अच्छी लगी तो दुकानदार ने मुझे पैसे बताए। अब मुझे जो उसने पैसे बताए तो मुझे वो पैसा देना पूरा आ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि मुझे इस टी शर्ट की मुझे वैल्यू दिखी, मुझे इस टी शर्ट का कंटेंट अच्छा लगा, मुझे इस टी शर्ट की वैल्यू समझ में आई कि भाई हाँ, टी शर्ट में दम है, और जो प्राइस मुझे बता रहा है उस प्राइस के अकॉर्डिंग ये टी शर्ट इतने में बनती है और इतना पैसा देना बनता है। ऐसे में यहां क्या है? वैल्यू फॉर मनी। आपको लगा भाई कि टी शर्ट में क्वालिटी है, वहां क्या आ गई? प्राइस और वैल्यू की भावना आ गई। वहीं दूसरी तरफ आप दूसरी टी शर्ट ले लेते हैं जो कि सस्ती है लेकिन इतने फीचर्स नहीं है, मतलब उसमें इतना कंटेंट नहीं है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। ऐसे में जो वैल्यू ऑफरिंग प्राइस लगा उसकी एवज में जो वैल्यू दी गई है, अगर वो वैल्यू कम लग रही है, इसका मतलब जो वैल्यू ऑफरिंग है वो आपको एक थॉट प्रोसेस दे रही है कि करना क्या है। तो प्राइस के साथ जो वैल्यू ऑफरिंग है, इसी को हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं।
अगर करंट प्राइस अगर वैल्यू से ज्यादा है, जो आपने करंट प्राइस पे की है, वो प्राइस उसी वैल्यू ऑफरिंग से जो उसमें वैल्यू दी गई है, अगर उससे ज्यादा आपने पे कर दी, तो मानकर चलिए कि आपने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ा दी है। और अगर वो बढ़ा दी है तो मार्केट कभी ना कभी गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा, क्योंकि कोई ना कोई आएगा और उसके प्राइस का करेक्शन करेगा और कंपनी का नुकसान होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपने रिलेट कर पाए? जैसे कि मान के चलिए कि अडानी कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, इनकी क्या है, कीमत ज्यादा है। जैसे अडानी जितनी कीमत दे रहा है लेकिन उतनी वैल्यू नहीं दे रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट जितनी कीमत दे रहा है उतनी वैल्यू नहीं दे रहा है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया आखिर वैल्यू पता लगाते कैसे हैं, कि भैया इसकी वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू। मैंने कहा प्राइस दे दिया, आपने कहा भैया वैल्यू से ज्यादा प्राइस दे दिया, तो भैया इसका पता कैसे लगाते हैं? अब प्राइस के साथ साथ आपको वैल्यू का पता लगाने के लिए कुछ रेशोस देखने होंगे कि जो आपने प्राइस दिया है आखिर उसने कमा के कितना दिया है। यानी कि प्राइस अपॉन अर्निंग रेशो क्या है, प्राइस अपॉन बुक रेशो क्या है, करंट रेशो क्या है, डेट रेशो क्या है और डेट इक्विटी रेशो क्या है। मतलब कि आपको वैल्यू ऑफरिंग पता करनी है कि भैया ये सही है कि नहीं। वैल्यू को जांचने के लिए डेट टू इक्विटी, ऐसे तमाम पैरामीटर्स है जिससे हमें जांचने पड़ेंगे। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को अगर एग्जिट वैल्यू पता चल जाए तो भैया वो राजा हो गया, वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो गया। वो किसी भी कंपनी को देख के ऐसे शट निकाल लेगा। तो बस तो फिर एग्जिट वैल्यू निकालने के लिए जिसको राजा बनना, जिसको स्मार्ट बनना है, वो इन पैरामीटर्स को सीखना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही ओवरव्यू था, आपको एक कहानी के रूप में समझाने के लिए। क्या आपको समझ में आया? क्या आप रिलेट कर पाए? और आपको समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, क्योंकि अब जो वीडियो आने वाली है, अब पूरी जो पैरामीटर्स होंगे, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें क्या होगा, ये सारे हम जो डीपली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हम जाके डीपली पढ़ेंगे। अभी हमने आपके सामने एक ओवरव्यू रखा, एक कहानी के रूप में समझाया, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, आप रिलेट कर पाए, क्योंकि अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप उसको इससे रिलेट कर पाए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ पाए, जिससे कि आपको रटना नहीं है, जिससे आपको मतलब किसी की वीडियो समझ के कुछ ऐसा दिमाग में आप भूल जाते हैं जो बार बार, तो आपके दिमाग में एक कहानी के रूप में एक अच्छे से मैं बैठाना चाहता हूं। तो मेरे भाई लोग, जो फंडामेंटल एनालिसिस की जो दूसरी क्लास होगी, प्लीज उसको मिस मत करना, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।